गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 कलेक्शन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का संकलन। अब आंकड़ों के संकलन से क्या तात्पर्य है ना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। इसमें इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, है ना। जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा जो है कलेक्ट करता है फैक्ट्स डाटा, है ना। जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो अपने डाटा कलेक्ट करते हैं, जो कि कैसे होते हैं? ट्रूथ इन्फॉर्मेशन के आधार पर होते हैं। मतलब उसमें फैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको रहेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की, है ना। अब क्या है, ये जो समंक या आंकड़ों का संकलन जो होता है वो किसी भी अनुसंधानकर्ता द्वारा इकाइयों के आधार पर संकलित आंकड़े होते हैं, जो कि अलग अलग इसमें शुद्ध आंकड़े लिए जाते हैं। मतलब संग्रह किया हुआ डाटा जो होता है या हमारा आंकड़े होते हैं वो कैसे होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध होंगे तभी हमारे पास में परिणाम कैसे होंगे? शुद्ध और विश्वसनीय होंगे। अगर इन केस हमारे पास में जो कलेक्शन ऑफ डाटा जो एक्यूरेट एंड सफिशिएंट नहीं है तो देन हमारा कंक्लूजन कैसा होगा? इनकरेक्ट आएगा। तो ठीक है, तो अब हम आगे चैप्टर में बात करते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बिफोर द कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब समंकों के संकलन के पूर्व हमको ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। सर्वेक्षण का उद्देश्य। सबसे पहले हमारे सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है ना, जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फर्स्टली टू बी डिटरमाइन व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमारे इन्वेस्टिगेशन का क्या उद्देश्य है ना। आफ्टर दैट ओनली द डाटा शुड बी कलेक्टेड। और उसके बाद में हमको डाटा कलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमको सर्वेक्षण यानी हमारा जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या सर्वेक्षण कर रहे हैं उसका हमको उद्देश्य पता होना चाहिए कि भाई हम किस उद्देश्य के लिए डाटा एकत्रित कर रहे हैं। और उसी के बाद में हमको आंकड़ों का संकलन करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? हमारे उद्देश्य के अनुसार हम सही तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है सोर्स ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों के स्रोत। अब हमारे पास में इसके क्या क्या स्रोत है ना। सबसे पहले हमारे पास में ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद में उसका नेचर, मतलब पहले उद्देश्य पता होना चाहिए। देन उसका नेचर मतलब उसकी प्रकृति। देन एक्यूरेसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, है ना। उसमें इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसकी शुद्धता, उसकी एक्यूरेसी भी पता होना चाहिए कि वो शुद्ध होना चाहिए आंकड़े। तो हमको क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन के समय सोर्सेस ऑफ डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। फिर है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। मतलब समंक संकलन की जो तकनीक है हमारी वो कैसी होना चाहिए। ठीक है। अब हम टेक्निक पे बात करेंगे, है ना। उद्देश्य हो गए, आंकड़ों का संकलन हो गया हमारा। देन थर्ड है हमारी टेक्निक। ठीक है। तो उसमें हमारी डिसाइडेड हमारी जो मेथड्स या हमारी टेक्निक होगी कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए वो हमारी क्या होगी? सेंसेक्स मेथड होगी, है ना, या सैंपल मेथड होगी, है ना। या हम कहें इसमें हमारी जनगणना पद्धति होगी या संगणना, उसको हिंदी में संगणना कहा जाता है, या निदर्शन यानी सैंपल मेथड। तो हमारी आंकड़ों के संकलन की यानी डाटा कलेक्शन की टेक्निक या विधि कौन सी है या उसकी तकनीक कौन सी है ना। संगणना या निदर्शन, ये दो तकनीक में से कौन सी तकनीक हम अपना रहे हैं वो हमको क्या करनी होगी? क्लियर करनी होगी। देन फोर्थ पॉइंट है टाइम पीरियड। डाटा शुड बी कलेक्टेड इन हाउ मच टाइम, है ना। अब हमको टाइम का भी ध्यान रखना है कि हमारा डाटा जो है वो कितने टाइम में हमारे पास में कलेक्ट करना है या हम कर लेंगे, है ना। तो हमको उसका टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स करना होगा कि हमारे संकलित किए जाने वाले डाटा के लिए हमको कितनी समय अवधि निर्धारित करनी है कि हमारे इस समय अवधि में हमारा जो डाटा है वो कैसा हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बिफोर द कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन डाटा को कलेक्ट करने से पहले हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ।
आंकड़ों के स्रोत। अब हमारे पास में आंकड़ों के कौन कौन से स्रोत हैं, पहले हम देखें तो आंकड़ों के स्रोत हमारे हैं दो प्रकार के हैं, इंटरनल डेटा एंड एक्सटर्नल डेटा। और एक्सटर्नल डेटा में भी दो प्रकार हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल डेटा। ठीक है, इंटरनल डेटा कौन सा होता है, व्हेन डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेस रिफर्स एट इंटरनल। अगर हम इंटरनल सोर्सेस के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंटरनल सोर्सेस के अंतर्गत आता है। इसका प्रोसीजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसा होता है, हमारे पास में अवेलेबल डाटा जो होता है, जो हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है, उसी के आधार पर हम काम करते हैं। मतलब आंकड़ों का संकलन जो होता है ये आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जो कि हम हमारे आंतरिक अभिलेख से प्राप्त करते हैं, है ना। जो कि कंपनी क्या करती है या संगठन कोई है वो अपने संस्था ये आंकड़े फ्यूचर प्लानिंग के लिए या भविष्य में नियोजन के उद्देश्य से संभाल कर रखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम आंतरिक स्रोत या इंटरनल सोर्सेस में हम इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कि हमारे एजुकेशन रिलेटेड डेटा है ना, रिजल्ट रिलेटेड मतलब हमारी शिक्षा से संबंधित डेटा है या परीक्षा परिणाम से रिलेटेड है ना। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिविंग स्कूल है ना, बहुत जो शाला त्यागी बच्चे हैं जो शाला छोड़ चुके हैं उनका डेटा है, या फिर डेटा ऑफ स्कॉलरशिप से रिलेटेड डेटा है हमारा, जो बच्चे स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं जिनके पास नहीं आई हैं। ये सारे डेटा क्या होते हैं, डिपार्टमेंट फ्यूचर प्लानिंग के लिए अपने पास में क्या करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्सेस। व्हेन डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनाइजेशन, अगर डेटा अनदर ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करता है तो ऑब्टेन थ्रू सोर्सेस, इस सोर्सेस को हम एक्सटर्नल सोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल सोर्सेस यानी जब आंकड़े हमारी संस्था के नहीं किसी दूसरे अन्य संस्थान से हम लेते हैं तो इन स्रोतों को हम क्या कहते हैं, बाहरी स्रोत कहते हैं, है ना। बाहरी स्रोत में हम जैसे सेंसेक्स हैं, इन्हें संगणना विधि है ना, और निदर्शन इन्हें सैम्पलिंग विधि है, इनको हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा में। हमारे जो एक्सटर्नल डेटा है उसमें दो हैं, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा। अब हम बात करेंगे प्राइमरी डेटा की। द डेटा विच इज़ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, है ना, जो डेटा इन्वेस्टिगेटर अपने प्राइमरी रिकॉर्ड के लिए फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करता है ना, फर्स्ट टाइम, तो वो क्या कहलाता है, ओरिजिनल डेटा कहलाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। मतलब वे समंक है ना, वो ये आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता पहली बार प्रयोग में लाता है और नए सिरे से एकत्रित करता है, बिल्कुल नए तरीके से, है ना, हर एक काम फर्स्ट टाइम करता है, उनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक समंक। और ये कैसे होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, है ना, मतलब मौलिकता इनमें होती है, मतलब इनके ऊपर हम पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी क्षेत्र के हमारे शाला त्यागी बच्चे मतलब लिविंग स्टूडेंट्स जो स्कूल से ड्रॉप कर चुके हैं, है ना, या फिर ऐसे बच्चों की जानकारी जो अप्रवासी हैं, है ना, जो बाहर से आए हुए हैं, नॉन रेसिडेंशियल हैं, तो ऐसे बच्चों की जानकारी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी प्राइमरी डाटा में कहलाएगी। ठीक है, देन सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, दिस आर द डेटा, है ना, ये डेटा जो है विच आर नॉट कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, ये इन्वेस्टिगेटर ने नहीं कलेक्ट किया होता है, बट इज़ कलेक्टेड बाय अदर इन्वेस्टिगेटर्स, कोई दूसरे इन्वेस्टिगेटर से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है ना, ये आपने खुद ने नहीं किया है, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। ये आंकड़े कौन से होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता स्वयं न एकत्रित करके कोई और उसके लिए एकत्रित करता है, तो वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक समंक, है ना, जो सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। अब सेकेंडरी डेटा में क्या क्या आ जाएगा, जैसे अनुसंधानकर्ता जो है उसके पास में
किसी और के दिए हुए समंक हैं, इन्हें प्राथमिक समंक के रूप में एकत्रित की गई जो जानकारी होती है, जैसे स्कूल लिविंग बच्चे हैं या अप्रवासी बच्चे हैं, है ना, नॉन रेसिडेंशियल बच्चे हैं, तो ये सारे संस्था के प्रयोग में आते हैं। तो उनके लिए ये कैसे कहलाएंगे? द्वितीयक समंक कहलाएंगे, है ना, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेटर ने इकट्ठा किए हैं और इसको तो संस्था यूटिलाइज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक या फिर प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले मैं हिंदी में बता देती हूँ आपको। प्राथमिक समंक, है ना, प्राथमिक समंक कैसे होते हैं? इसमें संपादन की आवश्यकता ही नहीं होती है ना, क्योंकि प्राथमिक समंक को संपादन जब करने की ज़रूरत ही नहीं है, एडिटिंग करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपके खुद के इकट्ठा किए हुए हैं, है ना, इसलिए उसमें एडिटिंग करने की या कुछ भी करने की आपको संपादन करने की आवश्यकता नहीं होती। संपादन इन्हें एडिटिंग करना होता है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा लिखना या उन आंकड़ों को कुछ और तैयार करना। जबकि द्वितीयक समंक जो होते हैं, इसमें संपादन की आवश्यकता होती है, आपको इसमें लिखना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये दूसरे के बनाए हुए आंकड़े हैं। फिर है इसकी प्रकृति, है ना। प्राथमिक समंक कैसे होते हैं? कच्चे माल की तरह होते हैं, जैसे आपके पास में रॉ मटेरियल होता है, उसी तरीके से ये प्राथमिक समंक होते हैं। और द्वितीयक आंकड़े जो तैयार किए जाते हैं वो तैयार सामग्री की तरह होते हैं, मतलब हमको उसमें तैयार मटेरियल मिला है ना, उसमें हमको कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है। थर्ड है प्राथमिक आंकड़े शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? हमने स्वयं ने तैयार किए हैं, इसलिए ये शुद्ध और विश्वसनीय दोनों होते हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से शुद्ध और विश्वसनीय नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसी दूसरे ने इसको तैयार किया है। हो सकता है इसको समय आने पर उसने मैनिपुलेट किया हो या कुछ उसमें परिवर्तन किए हो, है ना, तो हम ये इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये शुद्ध होते हैं। फिर है फोर्थ पॉइंट, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र और संकलन करने की लागत अधिक होती है ना। निश्चित सी बात है, अगर आप संगणना विधि या निदर्शन विधि का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित सी बात है समय भी अधिक लगेगा और इसकी लागत भी अधिक हो जाएगी। जबकि द्वितीय आंकड़े जो होते हैं इनकी संकलित करने की लागत अपेक्षाकृत कम होती है, मतलब इसमें लागत कम आती है ना। अब अगर हम देखें परिवर्तन की आवश्यकता, तो इसमें परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि ये प्राथमिक आंकड़े हमने स्वयं ने तैयार किए हैं, इसलिए इसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि हम द्वितीय आंकड़ों की बात करें तो इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये आंकड़ों में हम और कुछ चाहें तो परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रथम प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिकॉर्ड। प्राइमरी रिकॉर्ड नो एडिटिंग इज़ रिक्वायर्ड, इसमें हमको एडिटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज ऑफ ये हमने इन्वेस्टिगेटर ने खुद ने, मतलब उसके ओन डेटा होते हैं, इसलिए हमको इसमें कोई भी एडिटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अगर सेकेंडरी डेटा की हम बात करें तो एडिटिंग इज़ रिक्वायर्ड बिफोर यूज़ ऑफ डेटा, है ना। इसमें हमको एडिटिंग करनी होती है बिकॉज ऑफ ये दूसरे के बनाए हुए डेटा होते हैं, तो इसमें हमको हमारे अकॉर्डिंगली जो है चेंजेस करने होते हैं, इसलिए एडिटिंग करने की रिक्वायरमेंट इसमें हमें ज़्यादा होती है। दिस आर लाइक रॉ मटेरियल, है ना, ये क्या होते हैं? रॉ मटेरियल की तरह होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल होता है हमारे पास में, तो हम रॉ मटेरियल के थ्रू कुछ भी बना सकते हैं, है ना। लाइक शुगर, आपके पास शुगर रहती है रॉ मटेरियल के रूप में, आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, है ना। एंड सेकेंडरी डाटा में दिस आर लाइक रेडीमेड मटेरियल, है ना। अब ये जैसे कैसे होते हैं? रेडीमेड मटेरियल की तरह होते हैं, है ना। जैसे आप मार्केट में जैसे ड्रेसेस आपको रेडीमेड मिल जाती हैं, आपको सिर्फ जाके उसे लाना होता है एंड आपको पहनना होता है, तो ये कैसे होते हैं? रेडीमेड मटेरियल होते हैं। देन थर्ड इज़ प्राइमरी डेटा आर प्योर एंड रिलायबल, है ना। अब प्राइमरी डेटा अगर हमने खुद ने यानी इन्वेस्टिगेटर ने स्वयं क्या किए हैं? इकट्ठा किए हैं, इन्हें कलेक्ट किए हैं, तो इट इज़ प्योर, मतलब इसमें शुद्ध भी रहेंगे और रिलायबल भी रहेंगे, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है। जबकि अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो सेकेंडरी डेटा
नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट एंड रिलायबल, ये पूरी तरीके से ना तो एक्यूरेट होते हैं और ना ही रिलायबल होते हैं, ठीक है। तो हम इसको रिलायबल और कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे के बनाए हुए हैं, हो सकता है शायद उसने उसमें कुछ मैनिपुलेशन किया हो। देन 4 पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा इज़ मोर, है ना। जैसे आपको मैंने बताया था, इसमें 2 मेथड्स होती है, एक होती है सेंसेक्स मेथड और एक होती है हमारी सैम्पलिंग मेथड। अगर हम सैम्पलिंग मेथड और सेंसेक्स मेथड दोनों को ही अपनाते हैं तो इट इज़ मोर कॉस्टली। तो इसका प्राइमरी डेटा जैसा कैसा होगा, इसकी कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हमें लागत ज़्यादा लगेगी इसमें। द कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा में अगर हम कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा की बात करें तो कंपैरेटिवली कैसी होगी, लेस देन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमको क्या है, कलेक्ट किया हुआ डाटा ऑलरेडी मिल जाएगा, तो इसमें हमको कुछ भी एक्स्ट्रा एडिटिंग और ये कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। देन 5th पॉइंट इज़ देयर इज़ नो नीड ऑफ चेंज इन डाटा, है ना। इसमें हमको डाटा में चेंज करने की कुछ भी डेटा में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। एंड लेस चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द डेटा एज पर द इन्वेस्टिगेशन, इसमें हमको इन्वेस्टिगेशन में कोई भी डेटा को चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा में क्या है, हमको लेस चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बट अगर हम प्राइमरी डेटा में देखें तो उसमें हमको कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट हमको सेकेंडरी डेटा में कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक देखिए हम, प्राथमिक आंकड़ों के समंकों के संग्रहण की रीतियाँ। अब इसमें आपको 5 मेथड दे रखी है बुक में, ठीक है। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड है इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ लोकल सोर्सेस। देन 4 है क्वेश्चन हैज टू बी फील्ड बाय इन्फॉर्मेंट, है ना, एंड शेड्यूल टू बी फील्ड इन इन्यूमरेटर्स, ठीक है। अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ठीक है। तो जो पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है या हम कहें कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है, तो इस मेथड में जो हमारा इन्वेस्टिगेटर्स होता है या अनुसंधान करता होता है वो खुद ओन इन्वेस्टिगेशन जो उसका एरिया है उसमें जाता है और जितने भी उसके पास में लोग हैं जो उनको सूचना देने वाले हैं, ठीक है, उनसे क्या करता है, सूचना प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, बहुत हार्डवर्क करता है, ठीक है, हार्डवर्क और साथ में वो पेशेंस के साथ ये सारा काम करता है। तो उसके डेटा कैसे होंगे, प्योर एंड साथ में क्या होंगे, रिलायबल होंगे, मतलब हम शुद्ध और विश्वसनीय डेटा उसको क्या मिलेगा, है ना। तो पहला क्या हो गया, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, मतलब इसमें स्वयं इन्वेस्टिगेटर या अनुसंधानकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर के डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है। फिर सेकंड है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, मतलब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, मतलब हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, वाइडर हो, तो उनमें इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की रीति को अपनाता है। मतलब वो क्या करता है, व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ के आंकड़े तैयार करता है ना। तो ऐसे में क्या होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को साक्षी या विटनेस कहा जाता है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमको विद्यालय के प्राचार्य या शिक्षकों से प्राप्त की जा सकती है ना, सूचनाएं। तो इसको क्या कहा जाता है, आइडियल क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं, के आधार पर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड है स्थानीय संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति, इन्हें इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ लोकल सोर्सेस, ठीक है। इसके थ्रू हमको क्या मिलती है, इस विधि में अनुसंधानकर्ता जो है अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों पर स्थानीय संवाददाता द्वारा नियुक्त करते हैं, है ना, मतलब वो लोकल इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है।
तो लोकल इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, कलेक्ट करते थे, ठीक है। बट इसमें शुद्धता की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि संवाददाता क्या करते हैं, स्थानीय परिस्थितियों से परिचित नहीं होते हैं, है ना। तो संवाददाता अगर स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होते हैं तो ही क्या होगा, इसमें शुद्धता आएगी, नहीं तो इसमें शुद्धता की क्या होगी, कमी आएगी, ठीक है। फोर्थ है सूचकों द्वारा प्रश्नावलियाँ भरना, है ना। जो हमारे पास सूचक होते हैं या इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, है ना, जो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उससे क्वेश्चनर्स को फुलफिल करना, है ना। तो इसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेटर या अनुसंधानकर्ता, अनुसंधान के उद्देश्य के लिए वो प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार कर देता है, मतलब एक सूची तैयार कर देता है, उसमें उसके क्वेश्चंस उसमें लिख देता है, ठीक है, उसकी लिस्ट बना देता है। एंड अनेक प्रतियाँ, इसकी बहुत सारी क्या कर लेता है, कॉपीज़ प्रिपेयर करके पोस्ट के थ्रू वो क्या करता है, लोगों को भेज देता है ना। तो सूचकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए सूचना गुप्त रखने और दुरुपयोग न करने का आश्वासन भी दिया जाता है कि भाई आप इस सूचना को किसी को देंगे नहीं, और प्रश्नावली एक प्रॉपर फिक्स टाइम के बाद में उसको रिटर्न बैक करने को बोल दिया जाता है। तो ये होती है हमारी सूचकों द्वारा प्रश्नावलियाँ भरना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड मैथड है हमारा, फिफ्थ मैथड है हमारी प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरना, ठीक है। अब प्रगणकों वाला सूचियाँ भरना मतलब कौन भरेगा, इन्यूमरेटर्स होंगे वो आपके, न्यूमरेटर्स होंगे वो आपके शेड्यूल्स को भरेंगे। अब इस मेथड में हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो दोनों वर्ग के हैं, मतलब कुछ लोग लिटरेट हैं और कुछ इलिटरेट हैं, मतलब कुछ लोग शिक्षित हैं और कुछ अशिक्षित हैं, दोनों वर्ग के हैं। तो उसमें क्या करेगा, प्रगणक स्वयं अपनी सूची लेकर के सूचनादाता के पास जाएगा, मतलब इन्वेस्टिगेटर जो है वो आपकी सूची लेकर के जाएगा और क्या करेगा, सूचना देने वालों से पूछता जाएगा और उसमें वो भरता जाएगा। तो इसमें क्या है, परिशुद्धता उच्च स्तर की होती है ना। इसमें क्या रहेगा, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, ऑनेस्टली अपना वर्क कर रहा है, एंड साथ में क्या है, लोकल पीपल्स से वो मीट कर रहा है। तो ये क्या हो गई, ये हमारी जो मेथड्स होती हैं, जो सैम्पलिंग और सेंसेक्स वाली मेथड, जनरली उसमें ये मेथड इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरना, ये शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय न्यूमरेटर्स, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुण। अब हमारा प्रत्यक्ष अनुसंधान का गुण है, इसके क्या गुण हैं या क्या लाभ है। सबसे पहला है हमारा इसमें पॉइंट एक्यूरेसी, है ना। अब प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, हमारे पास में आपने अभी पढ़ा था हमने कि इसमें क्या है, हम डायरेक्टली पर्सनल जाकर के उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इसमें शुद्धता या एक्यूरेसी कैसी होगी, बहुत हाई लेवल की होगी, उच्च स्तर की शुद्धता मिलेगी, क्योंकि ये हमने खुद ने स्वयं तैयार किए हैं, है ना। फिर इसमें मौलिकता की बात करें, मौलिकता इट मीन्स ओरिजिनलिटी की बात करें, तो इसमें हमारे पास में जो डेटा होगा, है ना, वो कैसा होगा, ओरिजिनल होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से मौलिकता से हमने इसको मौलिक विधि से तैयार किया है, इसलिए। अब इसकी बात करें इलास्टिसिटी की, तो दिस मेथड इज़ इलास्टिक एज इन्वेस्टिगेटर्स, है ना। ये बहुत ही इलास्टिक मेथड है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, है ना। इसमें वो क्या कर सकता है, पूरी तरह लोचदार है। इसमें अनुसंधान करता आवश्यकता अनुसार हेर फेर भी कर सकता है, मतलब इन केस इन्वेस्टिगेटर्स कैन मेक एनी चेंजेस देन ही शुड बी मेक द चेंजेस इन द क्वेश्चनर्स। फिर अदर इन्फॉर्मेशन है, दिस मेथड्स कैन बी यूज फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टिगेशन, है ना। अब इसमें वो इन्वेस्टिगेशन के समय अगर उसको कोई चेंजेस करना है या उसको अदर इन्फॉर्मेशन की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या कर सकता है, अदर इन्फॉर्मेशन भी उनसे, जो हमारे इन्फॉर्मर्स हैं उनसे ले सकता है ना। तो उसमें क्या है, अगर उसको अन्य सूचनाएं लगती हैं, उसके कार्य के अनुसार उसको आवश्यकता होती तो वो उस समय इनकी सूचनाएं ले सकता है। फिर है मितव्ययी या इकोनॉमिकल, है ना। ये विधि क्या है, इकोनॉमिकल, बहुत ही ज़्यादा मितव्ययीता से संपन्न होती है ना। इसको हम
बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली इकोनॉमिक लेस मनी में हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या इससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर बात करें सेक्रेसी की, तो डेटा गिवन इन्फॉर्मेंट कैन बी केप्ट सीक्रेट इजीली। इससे जो गोपनीयता है हम उसको पूरी तरीके से सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम इसके डिमेरिट्स पे आ जाते हैं। मतलब प्रत्यक्ष अनुसंधान के, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के दोष या डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके कुछ दोष हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे लिमिटेड एरिया। दिस मेथड इज़ यूजफुल ओनली सिलेक्टेड एरिया। मतलब इस मेथड को हम कुछ सिलेक्टेड एरिया में ही कर सकते हैं, है ना, जो कि छोटा क्षेत्र हो। बहुत विस्तृत क्षेत्र के लिए कैसी है, ये अनुपयुक्त है। मतलब वाइडर एरिया के लिए हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। फिर देन पार्शियलिटी यानी पक्षपात। इस विधि में मतलब इन दिस मेथड डेज ऑफ इन्वेस्टिगेटर आर देयर ऑलवेज चेंजेस, है ना। इसमें क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है ना, मैनिपुलेट कर सकता है डेटा को, और मिस यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है इसका, है ना। मतलब इस विधि में जो हमारे पास में डेटा कलेक्ट होगा या आंकड़े संकलित होंगे या इकट्ठा होंगे, उसमें अनुसंधान क्या कर सकता है, व्यक्तिगत तौर पे या पक्षपात पूर्ण तरीके से एक ही पक्ष की मान्यताओं को मान सकता है। तो उससे हमारे पास में डेटा जो कलेक्ट होगा वो कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास में रिजल्ट भी कैसा आएगा, इनकरेक्ट आएगा, मतलब दूषित परिणाम होंगे हमारे पास में। कॉस्टली, दिस मेथड यूजेस एडिशनल टाइम, लेबर एंड मनी, है ना। इस पद्धति में हमको अनावश्यक समय, श्रम और धन का अपव्यय भी हो रहा है ना, धन भी ज़्यादा लग रहा है इसमें हमको। अब हम बात करेंगे इस विधि में हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, है ना। अब इसमें हम कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे। सबसे पहली सावधानी है, हमारा पहला पॉइंट है इसका, इंटेलिजेंट यानी व्यवहार कुशल होना। अब हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है या अनुसंधान करता है उसको इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, यानी व्यवहार कुशल होना ज़रूरी है। और वो व्यक्ति हार्ड वर्कर के साथ साथ कैसा होना चाहिए, मतलब परिश्रमी होने के साथ साथ कैसा होना चाहिए, उसके साथ में पेशेंस भी होना चाहिए, उसके पास धैर्यवान होना चाहिए, है ना। तो इसके बाद में क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा सरल एवं स्पष्ट, है ना। अब उसके जो आंकड़े हैं, है ना, उसको सरल और स्पष्ट रखने चाहिए। मतलब उसके क्वेश्चंस जो हैं स्मॉल, क्लियर एंड सिंपल होने चाहिए, है ना। तो इससे क्या है, उसकी आंसर फीलिंग जो होगी वो कंफर्टेबल रहेगी। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है, संदिग्ध उत्तरों की सच्चाई जानने के लिए ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए कि उत्तरों की सत्यता की जांच हो सके। मतलब उसको कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेना चाहिए टेस्ट के लिए जो अर्लियर इन्फॉर्मेंट के पास में इजीली अवेलेबल हो, है ना। देन उससे क्या होगी, उसको ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देन फोर्थ पॉइंट है ऑन बेस्ड मैनर्स, है ना। उसको क्या करना चाहिए, पक्षपात के भाव को दूर रखना चाहिए। मतलब इन्वेस्टिगेटर को चाहिए कि पर्सनल फीलिंग को असाइड रखे, है ना। मतलब अनुसंधान करता क्या है, अपने व्यक्तिगत भावनाओं को और साथ में उसके व्यक्तिगत पक्षपात को दूर रखे वो, है ना। इससे क्या होगा, डेटा उसके पास सही आएगा। ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट है जो नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर का नॉलेज है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। मतलब जो संग्रह करता है वो संबंधित क्षेत्र की वेशभूषा, मतलब उसके वहाँ के लोकल लैंग्वेज, ईटिंग हैबिट्स, ड्रेसिंग सेंस है, इस तरीके के जो है उसका पर्याप्त तो उसके पास में नॉलेज होना चाहिए। मतलब एक्यूरेट उसकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि वो सूचना देने वालों में घुल मिल सके। मतलब उसके पास में जितने भी इन्फॉर्मेंट्स हैं उनसे वो इजीली क्या कर सके, उनके साथ में प्रॉपर तालमेल बिठा सके या उनके साथ में प्रॉपर उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, है ना। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो आज के लिए हम हमारे टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को हम क्या करेंगे, आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू गर्ल्स।